ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका टाइटल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाम में इसके रिग्रेशन है, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज एक्चुअली एन एल्गोरिदम और ट्रेनिंग लर्निंग एल्गोरिदम विच इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। सो आज हम जो देखेंगे दैट विल बी बाइनरी क्लासिफिकेशन, एंड देन वी विल एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जहाँ पर दो से ज़्यादा क्लासेस होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन का काम करेंगे। बाइनरी क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि यू हैव ओनली टू क्लासेस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन इनफैक्ट रिग्रेशन की निस्बत ज़्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम्स है। देयर आर many examples which can be given for classification. आपके पास emails हैं and you want to see whether they are spam or not. आपके पास online transactions हैं, you want to see they are fraudulent or not. आपके पास ट्यूमर है, you want to see that it is malignant or benign. इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आप जो है वो इमेज प्रोसेसिंग की अगर एग्जांपल्स ले लें, you want to see from an image कि ये इमेज जो है ये किसी बॉय का है या गर्ल का है, वो क्लासिफिकेशन करनी है। तो जहाँ भी ये इमेज कार का है या कार का इमेज नहीं है, ये इमेज फ्रिज का है या नहीं है, सो देयर कैन बी मैनी डिफरेंट एग्जांपल्स व्हिच कैन बी गिवन। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। सो अब क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिग्रेशन इन दिस सेंस के यहाँ पर आपका y जो है, जो आउटपुट वेरिएबल था, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा बल्कि डिस्क्रीट होगा। In case of binary classification, you have only two classes. So two classes से मुराद ये है कि you have either a negative class or positive class. और negative class हम जनरली ये कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे कि negative class को हम 0 कहेंगे और positive class को हम 1 कहेंगे। It doesn't matter कि आप इस को रिवर्स कर दें और पॉजिटिव क्लास को 0 कहने लगे और नेगेटिव क्लास को 1 कहने लगे, बट एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन वी विल यूज दिस थिंग। एंड नेगेटिव क्लास का मतलब हम ये लेंगे कि एब्सेंस ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल ट्यूमर के केस में प्रेजेंस ऑफ कैंसर मींस मैलिग्नेंट, तो उसे हम पॉजिटिव क्लास रहेंगे। ये पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव सेंस नहीं है, बल्कि पॉजिटिव क्लास का मतलब ये है प्रेजेंस ऑफ समथिंग। एब्सेंस ऑफ कैंसर बेनाइन ट्यूमर है तो हम उसे 0 लेंगे। ईमेल्स के केस में स्पैम को हम जो है वो will consider as a positive class and not spam को we will take as a negative class, जिसे हम 0 से लिख रहे हैं। fraudulent को हम जो है वो 1 से और non fraudulent transaction को 0 से लिखेंगे। this is just a matter of convention। अगर आप अपने किसी काम में इस convention को opposite भी कर दें तो that doesn't really make any difference to the problem। ये एग्जाम्पल है बाइनरी क्लासिफिकेशन की, बट यू कैन ऑल्सो हैव मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके पास दो से ज़्यादा क्लासेस होंगी। लेट्स से योर y कैन बिलोंग्स टू 0 1 2 3, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। लेट्स से ट्यूमर के केस में यू वांट टू क्लासिफाई द स्टेज ऑफ द कैंसर, कि मेलिग्नेंट तो है, इज इट स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 2 कैंसर, स्टेज 3 कैंसर, और इज इट बिनाइन। तो आपके पास 4 क्लासेस हो जाएंगी। स्पैम नॉट स्पैम के केस में, ईमेल्स के केस में यू कैन हैव लाइक अ फोकस्ड ईमेल, प्रायोरिटी ईमेल, सोशल मीडिया ईमेल, स्पैम ईमेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन हैव मैनी क्लासेस। तो ये प्रॉब्लम की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आप क्लासिफिकेशन की ले सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि जो अभी तक रिग्रेशन हमने पढ़ी, अगर आप ये ट्यूमर साइज को जो ओनली फीचर लें, तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि प्लॉट की गई हैं फॉर बेनाइन क्लास, 4 एग्जांपल्स, और 4 एग्जांपल मैलिग्नेंट के लिए। अगर आप अपना ट्रेडिशनल वो रिग्रेशन जो आपने पढ़ी थी, कोई लाइन इस पर फिट इन करने की कोशिश करें तो वो लाइन शायद कोई ऐसी फिट होगी इस ट्रेनिंग डाटा पर। द बेस्ट लाइन यू कैन गेट इज दिस लाइन। बट अगर आप साथ ये भी एक फीचर ऐड कर दें तो अब आपकी लाइन ये नहीं रहेगी बल्कि ऐसी हो जाएगी। सो अगर आप इस पर थ्रेशोल्ड लगाते हैं सेंटर पर तो ये क्लासिफिकेशन नहीं हुई।
ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि ट्यूमर साइज इससे छोटा है तो दिस इज मेलिग्नेंट बिनाइन, और इससे बड़ा है तो दिस इज लाइक मेलिग्नेंट, तो ये क्लासिफिकेशन दुरुस्त नहीं हुई। ठीक है, और आप अगर वो सेंटर में मैंने ये लाइन लगाई है, यानी आपने हाइपोथेसिस की थ्रेशोल्ड ले ली है 0.5 की, अगर आपकी वैल्यू 0.5 से छोटी आ रही है तो आपने ये कह दिया कि ये मेलिग्नेंट है, 0.5 से बड़ी आ रही है तो आपने कह दिया बिनाइन, सॉरी 0.5 से छोटी आ रही है तो आपने कहा बिनाइन है, 0.5 से बड़ी आने पे आपने कहा मेलिग्नेंट है। बट रिग्रेशन एक्चुअली डजंट वर्क हेयर, सो बट द रूल विल बी द सेम दैट वी विल सेट ऑन हाइपोथेसिस वैल्यू, क्योंकि अब हमारे अभी रिग्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि हाइपोथेसिस की जो वैल्यू आ रही है दैट कैन बी वेरी बिग। ठीक है, वो तो एक रियल टाइम नंबर है, रियल नंबर है वो, दैट वैल्यू कैन बी 87, 88, 99, 120, तो हम इस वैल्यू को किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो सो दैट कि हम करना ये चाहते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस की वैल्यू आए 0 और 1 के दरमियान पे, एंड हाइपोथेसिस की वैल्यू आए 0 और 1 के दरमियान में, और उसमें हम ये थ्रेशोल्ड लगा दें 0.5 पर कि अगर हाइपोथेसिस की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो हम प्रिडिक्ट करें 0, और अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो हम प्रिडिक्ट करें 1। सो समहाउ वी वांट कि मेरी हाइपोथेसिस की जो वैल्यू आए वो वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 आए, बड़ी वैल्यू ना आए। सो लेट्स सी how do we do this? So this is our classification problem. Y is either 0 or 1, and your hypothesis value until now can be anything. It can be greater than 1, it can be less than 0. Hypothesis की वैल्यू जब आप रिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो it can be anything. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, क्लासिफिकेशन में somehow आप ये फोर्स करते हैं कि मेरी जो हाइपोथेसिस की वैल्यू आ रही है इट हैज टू बी बिटवीन 0 एंड 1, वो वैल्यू जो है वो 0 और 1 से के दरमियान में आए ताकि मैं इफेक्टिवली थ्रेशोल्डिंग कर सकूं। तो ये मेरा गोल है। फॉर दिस पर्पस लेट्स राइट डाउन द हाइपोथेसिस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फॉर दिस पर्पस एक्चुअली वो हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो फंक्शन है लॉजिस्टिक फंक्शन, या इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड फंक्शन की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि आप इसमें जो मर्जी वैल्यू इंसर्ट कर दें एज इनपुट, योर आउटपुट वैल्यू विल बी बिटवीन 0 एंड 1, एंड दिस इज बेसिकली योर लॉजिस्टिक फंक्शन। अगर मैं इसको z की फॉर्म में लिख लूं तो दिस इज योर लॉजिस्टिक फंक्शन। g ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस c। वट एवर वैल्यू ऑफ z यू विल गिव टू दिस फंक्शन, your value will your output value will be between 0 and 1. Okay, so इस फंक्शन को before going into hypothesis let's plot this function. अगर इस फंक्शन को प्लॉट किया जाए तो आप ये देखेंगे कि on this axis is z, जब मैंने z की वैल्यू 0 इंसर्ट की तो this value will be e raised to power 0 and this will become 1 over 1 plus 1 over 2, तो मेरी z is equal to 0 पे वैल्यू आएगी 0.5। अगर मैं z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इंसर्ट करूं तो आई विल गेट अ वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, एंड बट नॉट ग्रेटर देन 1, वो 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। और अगर मैं z की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 इंसर्ट करूं तो इस g ऑफ z की वैल्यू जो है वो 0.5 से छोटी आएगी, लेकिन ये वैल्यू 0 से छोटी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो दिस लॉजिस्टिक फंक्शन या सिग्मॉइड फंक्शन आई कैन यूज to restrict my hypothesis, the value of my hypothesis between 0 and 1, which was my goal, which was my objective। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि हम थ्रेशोल्डिंग कर सकते हैं अब कि अगर आपकी हाइपोथेसिस की वैल्यू बिटवीन 0.5 एंड 1 है तो यू प्रिडिक्ट 1, और अगर आपकी हाइपोथेसिस बिटवीन 0 एंड 0.5 है तो यू प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 0। तो अब मेरी हाइपोथेसिस की वैल्यू अगर मैं ये फंक्शन अप्लाई कर दूं तो इट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1। इसलिए मैं अपनी हाइपोथेसिस, अगर आपको याद हो रिग्रेशन में, लीनियर रिग्रेशन में, तो मेरी हाइपोथेसिस थी थीटा ट्रांसपोज x। ठीक है, ये मेरी हाइपोथेसिस थी। मैंने सिंपली ये किया कि इस हाइपोथेसिस का सिग्मॉइड फंक्शन ले लिया। सो दिस बिकम्स दिस हाइपोथेसिस विच कैन अल्टीमेटली, चूंकि z की जगह पे आपने थीटा ट्रांसपोज x लिया है तो आपकी हाइपोथेसिस बन गई इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज x।
अब ये जो हाइपोथेसिस होगी थीटा ट्रांसपोज एक्स की जो मर्जी वैल्यू आ जाए आपके पास, आप जब उसका जी ले लेंगे, सिग्मॉइड ले लेंगे, लॉजिस्टिक फंक्शन ले लेंगे, तो डेट वैल्यू विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा रूल बनाने की कोशिश करूं, इफ तो 3 रूल्स बन सकते हैं। अगर मैं जी ऑफ सी पे जाऊं, इफ जी ऑफ जी इज इक्वल टू इफ जी इज इक्वल टू 0, तो मेरी जो जी ऑफ जी की वैल्यू होगी, अगर मैं यहां जी ही ले लूं, अगर जी 0 लूंगा तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 0.5। अगर जी की वैल्यू को मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा तो दिस वैल्यू विल बी बिटवीन 0.5 एंड 1। और अगर ये वैल्यू मैं लेस देन 0 ले लूं, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी बिटवीन 0 एंड 0.5। ठीक है, ये मेरे रूल बन गए। अब चूंकि मैं यहां पे z की वैल्यू जो ले रहा हूं डेट इज थीटा ट्रांसपोज x ले रहा हूं, तो अब आई कैन से कि अगर थीटा ट्रांसपोज x जो है वो इक्वल्स टू 0 हो तो आई विल गेट द वैल्यू 0.5 एंड इफ c की वैल्यू जो है मैं थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूं तो आई विल गेट अ वैल्यू बिटवीन 0.5 एंड 1, एंड अगर लेस देन 0 हो तो ये वैल्यू आएगी 0 और 0.5 के दरमियान में। तो ये सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक फंक्शन जो है वो ये समझना, इसको समझना अच्छी तरह ज़रूरी है, क्योंकि इसने हमें 0 और 1 के दरमियान में वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करके देना है। अब थोड़ी सी इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर हाइपोथेसिस इज एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी डेट y इज इक्वल टू 1 ऑन सम इनपुट x। ठीक है, आपकी हाइपोथेसिस की वैल्यू जो आ गई वो 0.7 आ गई। लेट्स अज्यूम आफ्टर जी लेने के बाद अगर आपकी वैल्यू 0.7 आ गई तो इसका मतलब ये है कि चूंकि ये वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो आई विल प्रेडिक्ट y इज इक्वल टू 1। इसको हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स पे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 0.7 आने का मतलब ये है कि देयर इज 70% चांसेस ऑफ ट्यूमर। अगर 0.9 आ रही है तो अगरचे उस केस में भी मैं प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 1 करूंगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा बिकॉज 90% चांसेस होंगे। और अगर हाइपोथेसिस की वैल्यू 0.51 आ रही है, प्रिडिक्ट मैं फिर भी y इज इक्वल टू 1 करूंगा, लेकिन मसला ये है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0.51 है। So this is how we interpret the hypothesis. The next is decision boundary.